नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी और भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र के मंत्री अजय शर्मा जी। साथ में है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे संक्रमित मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? नहीं, देखिए वो तो स्वाभाविक है बढ़ना, क्योंकि जितनी टेस्टिंग बढ़ी हैं और जिसके अब रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसके बाद तो जाहिर है संख्या बढ़ेगी। और ये हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि लगातार संख्या बढ़ेगी और अगस्त तक का जैसे आंकड़ा बताया गया है कि 2.5-3 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो जाहिर है तो सब बढ़ेगी, क्योंकि पहले इतनी टेस्टिंग नहीं होती थी, इतनी नहीं हो पा रही थी। अब जितनी टेस्टिंग का संख्या बढ़ी है और 10,000 रोज़ हो रही हैं तो जाहिर है संख्या बढ़ रही है, इसी वजह से बढ़ रही है। आज राहुल गांधी ने लॉकडाउन के मकसद पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था तो उस समय संख्या कम थी और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लॉकडाउन ढीला किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से तो इत्तेफाक नहीं रखना चाहूँगा, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, जिस स्तर पर लॉकडाउन होना चाहिए था वो उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अब आप देखिए, मैं तो गाज़ियाबाद की बात करूंगा। अब गाज़ियाबाद में ही ले लीजिए, आज अगर लॉकडाउन हो रहा है, आप देखिए सब्जियों की और उसकी दुकान 2 बजे तक खोली जा रही हैं, परचून की दुकान 4 बजे तक खोली जा रही हैं और शराब की दुकान सुबह 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक खोली जा रही हैं। आप देखिए, आज का तापमान लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा है। 10 बजे से ही लोगों के ऊपर गर्मी का कहर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वो बाज़ार नहीं निकल पाता। एक तरफ तो देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और एक तरफ अगर वो आज दोपहर में सामान लेने के लिए बाज़ारों में जाएगा तो निश्चित तौर पर उसे लू और गर्मी लगने की संभावना है। आप ये बताइए कि आखिर मतलब आपका डिमांड क्या है कि सरकार जो फैसले ले रही है वो गलत हैं क्या? देखिए, मेरा कहने का सवाल केवल इतना ही है कि जब शराब की दुकान शाम को 7 बजे तक खुल सकती हैं तो व्यापारियों के हित को देखते हुए ये जो परचून और बाज़ार खोलने का निर्णय OD1 राइट लेफ्ट के हिसाब से लिया गया है उसे भी 5 बजे से बढ़ा करके 7 बजे तक किया जाना चाहिए। एक सवाल मेरा यही इसी जुड़ा हुआ है, क्या शराब की दुकान जो खोलने का आदेश है उसको आप सही मानते हैं? नहीं, मैंने तो इसका, हमारी पार्टी ने भी और मैंने पर्सनल तौर पर इसका विरोध किया, क्योंकि पहले ज़रूरी रोज़गार की व्यवस्था खुलनी चाहिए थी। लोगों के पास आज रोज़गार नहीं है, लोग बाग 2-2.5 महीने से अपने घरों में कैद हैं, उनके पास कमाने के लिए पैसा नहीं है। थोड़ा बहुत जो पैसा उन्होंने ज़रूरी चीज़ों के लिए जोड़ रखा था, अब कई तरह के लोग होते हैं, शराबी कई तरह के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं सोच समझ वाले, मगर कई लोग ऐसे भी समाज में ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं जो शराब के चक्कर में अपनी जायदाद, दौलत, सोना सब लोग बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इनको देखते हुए पहले और ज़रूरी चीज़ें खोली जानी चाहिए। आइए अजय जी से पूछते हैं। अजय जी, अब लॉकडाउन 4 में संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंचे, फिर लॉकडाउन को हल्का किया जा रहा है, क्या लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट है। 2 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं और लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। अगर लॉकडाउन में ढील नहीं देंगे, हल्का नहीं करेंगे तो उन लोगों की सोचिए जिन पर खाने के लिए पैसा नहीं है, जिन पर नौकरियां नहीं है, वो क्या करेंगे? मजबूरी है सरकार को देखते हुए भी कुछ जिम्मेदारियों के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खोलना तो पड़ेगा, वरना तो इकॉनमी कैसे चलने वाली है। जिन लोगों के घर में राशन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों की सोचिए। जो लोग अच्छे धनाढ़ हैं, जैसे राहुल भाई ने कहा, उनके लिए भले ही और 2 महीने लॉकडाउन लग जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान देना। हाँ, उसमें भी कंट्रोल की आवश्यकता है। जैसे दुकानें खोली हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और जितनी भी इन्होंने OD1 करा है या सुबह का समय का रखा है, समय का जो ध्यान इसीलिए रखा गया है कि लोग एक साथ से भीड़ में ना निकले और धीरे धीरे लॉकडाउन खोलें। लॉकडाउन सिस्टमेटिक चलेगा तो इसका लाभ मिलेगा। और पूरे भारतवर्ष में जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ा है, अगर उसे कंपेयर हम करें और देशों से, तो हमारी स्पीड बहुत स्लो है और इस लॉकडाउन के कारण ही अभी तक हमारी स्पीड स्लो है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी संख्या कई गुना बढ़ चुकी होती। मेरा केवल सरकार से ये सवाल है, सरकार ने सबसे पहले, अगर लॉकडाउन के दौरान सब चीज़ बंद पड़ी थी तो सबसे पहले शराब खोलने का निर्णय क्यों लिया? शराब के ठेके क्या लोगों के रोजगार से, लोगों के ज़रूरी सामान, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो अब खोली गई हैं जा करके, और शराब की दुकान लगभग 20-25 दिन से खोल दी गई। और क्या ज़रूरत है ऐसी कि शराब की दुकान 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा रही है और सब्जी मंडी की और जो फलों की दुकान है उसे पुलिस वाले डंडा लेकर के 1 बजे सब्जी मंडी में उतर जाते हैं और अवैध उगाई हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ शराब की दुकान नहीं खुली, जो
डेयरी की दुकानें वो खोली गई, किराने की दुकानें खोली गई, सारा खोला गया। ये कहना कि ठीक है, ये कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ शराब की दुकानें खोली गई। लॉकडाउन में सभी व्यापारियों की दुकान खोली गई, मेरा रेस्टोरेंट भी खुला है, लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। लॉक इससे पहले शराब की दुकान 20 दिन पहले खुल गई है। उसके साथ तो और भी कुछ दुकानें खोली थी ना, सिर्फ शराब की दुकान नहीं खोली थी। लेकिन मेरा ये कहना है उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और इतना सारा खर्चा होगा तो रेवेन्यू की भी हमें आवश्यकता है। गुजरात में, बिहार में पूर्णतः शराब प्रतिबंध है, तो वहाँ पर सरकार सरकार के लिए क्या रेवेन्यू महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है? लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना रेवेन्यू के हम उनकी मदद कैसे कर पाएंगे? दोनों ही चीज़ आवश्यक है। रेवेन्यू व्यापारी नहीं देता। आज अगर परचून की दुकान खोली गई है, फ्रिज टीवी की दुकान खोली गई है, लैपटॉप की दुकान खोली गई है, मोबाइल की दुकान खोली गई है, वो भी तो 18% जीएसटी दे रहे हैं। और जहाँ तक शराब के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, देश चलाने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, गुजरात में इनकी सरकार है, क्या वहाँ पर शराब पूर्णतः प्रतिबंध है तो वहाँ पर सरकार नहीं चल रही, वहाँ पर रेवेन्यू नहीं आता? ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। अगर इतनी ही समस्या है तो आपकी सरकार में क्यों सरकार प्रतिबंध नहीं हुई? हमने तो करा है गुजरात में, आपने क्यों नहीं कर दिया? रेवेन्यू बहुत आवश्यक है, मानना पड़ेगा आपको, लेकिन ये कहना एक दूसरे पर डालना गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी 24/7 काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कोई मुख्यमंत्री पूरे देश का काम नहीं कर रहा है। एक नंबर पे आज हमारी टीआरपी योगी जी की है। ये कहना गलत है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय गलत लिया है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होने के बावजूद आज हमारे केस लगभग और प्रांतों से बहुत पीछे है। आपने राहुल जी का जवाब नहीं दिया आपने अजय जी। वो ये कह रहे हैं जो शराब का टाइम है गुजरात में बंद है और यहाँ पे, वो आपने बात को घुमा दी। नहीं, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। राहुल भाई ने जो कहा, मेरा ये कहना है आवश्यकता, कुछ जो लोग शराब की दुकान कर रहे हैं वो भी हम आदमी ही हैं, उनको भी रेवेन्यू की आवश्यकता, उनको भी खर्चा चाहिए। जो राशन की दुकान है वो भी आदमी है, वो भी खर्चा चाहिए। और सरकार के लिए प्राथमिकता पहले व्यक्ति है, बाद में कुछ। वो 4 बजे तक, अजय जी मेरा केवल आपसे एक सवाल है, अगर सब्जी की दुकान 1:30 बजे से पुलिस वाले डंडा लेकर सब्जी मंडी में उतर जाते हैं, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो शो खत्म होने के बाद हम लोग मंडी में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि शराब की दुकान पर लाइन लगी हुई है और सब्जी की और फलों की दुकान ठेली उनकी बंद करा करके उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। तो ये गलत है। ये सरकार मजदूरों की, गरीबों की विरोधी है। आपने देखा मजदूर 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चला और सड़क पे उसकी मौत हो गई और 15,000 से ज़्यादा आदमी हवाई जहाज से लाए गए। ऐसी सरकार, और मैं कहता हूं उनके आदमियों के साथ साथ उनके कुत्ते भी हवाई जहाज़ों में आए। ये ऐसी सरकार है, मजदूरों के बल पर सरकार आई। ये सरकार मजदूर विरोधी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राहुल चौधरी। ये लोग वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। और मैं अगर बताना चाहूँ, इस परिवार ने जितना करप्शन किया उत्तर प्रदेश में, किस सरकार ने आज तक नहीं किया। नहीं, और ये हमसे गरीबों, अब हम गरीब का हितैषी बता रहे हैं। गरीबों की हितैषी कोई है, गरीब का नहीं, गरीब का कोई हितैषी हो तो भारतीय जनता पार्टी। मैं भटका नहीं रहा, लेकिन वास्तविकता यह है, इस परिवार ने सबसे ज़्यादा गरीबों का शोषण किया है। सबसे ज़्यादा गरीबों के हित में तो मोदी सरकार ने 33 करोड़ लोगों को जनधन खाते खोले, उनके खातों में पैसे पहुंचाए। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना बांटी, उनको सिलेंडर 3 महीने से फ्री दिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गरीबों की चिंता कोई कर रहा है तो मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। ये गलत हम पे आरोप है। आपने योगी सरकार का जिक्र किया, योगी, मान रहा हूँ कि योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन योगी जी का जो ये बयान है कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना लेकर आ रहा है, उन्होंने संख्या भी कहा कि महाराष्ट्र में 50,000, यहाँ से 10,000, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि अगर इतनी संख्या में संक्रमित है तो योगी सरकार क्यों कह रही है कि 6,000 सिर्फ। कारण है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, इन दोनों सरकारों में लोगों को कंट्रोलिंग करने की व्यवस्था नहीं बची। उन लोगों को ये राशन पानी नहीं दे पाए, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिस कारण से बहुत आयात में, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ से यूपी के लोग पलायन कर गए। और इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे केजरीवाल की सरकार हो। वो लोग अपने लोगों को रोक ही नहीं पाए, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाए, उन्होंने सारी जिम्मेदारी यूपी के ऊपर डाल दी। लेकिन हम फिर भी सहन कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं, सबको पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। और योगी सरकार ने लगभग 20,000 बसों को लगा के यूपी गेट से, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बंदा बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, यूपी सरकार ने उनको बॉर्डर तक छोड़ा। जब आपने इतनी बसें लगाई तो हमने भी टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, चप्पल की जगह उन्होंने पानी की बोतल काट करके अपने पैरों में लगा ली। क्या उस समय आपने ये नहीं देखा? और जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं बसें लगाने की, अगर 20,000 बस लगा दी तो ये लोग
सड़कों पर पैदल क्यों चल रहे हैं, क्यों नहीं इन्हें बसों में बैठाया जा रहा। दूसरी, अभी आपने देखा कि श्रमिक ट्रेन चलाई गई, आपने देखा 40 से ज़्यादा ट्रेनें जहाँ जानी थी वहाँ पर नहीं पहुँची, 7-7 दिन उन्हें ट्रेनों में पड़े हो गए। आज भी मैंने सुबह पेपर में पढ़ा और उनकी भूख के मारे मौत तक हो चुकी है। क्या श्रमिकों को पहुंचाने को लेकर पूरे देश में राजनीति नहीं हुई है? नहीं, राजनीति जिसने करी है, मगर सरकार का काम राजनीति करने का नहीं है। सरकार का काम है, विपक्ष भी तो कर रही है। विपक्ष तो उनकी आंखें खोलने का काम कर रहा है। आज अगर वो लोग बसें नहीं दे पा रहे तो विपक्ष ने, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जितना उन पे हो पाया, आज वो सरकार में नहीं है, मगर उन्होंने घोषणा की अगर कोई श्रमिक रोड पे चलने के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए की सहायता पार्टी देगी। तो उन्होंने देने का काम किया, जबकि हमारी सरकार नहीं है। उसके बाद मौत के बाद 1 लाख रुपए देंगे, पहले क्यों इसकी व्यवस्था? विपक्ष पर भी सवाल उठ रहा है, लॉकडाउन के दौरान विपक्ष कहाँ था? समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, विपक्ष पूरा सड़कों पर था। हम लोगों की राशन की व्यवस्था कर रहे थे। आप लोगों ने भी देखा, आपके समाचार पत्र में भी छपा, लगातार गाजियाबाद जनपद में हमारी लगभग 50 से ज़्यादा वॉलंटियर लगे हुए थे और वो जरूरी सामान, खाना पीना, पानी की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार का कोई भी व्यक्ति, आपकी सरकार 5 साल तक थी, क्या श्रमिकों को लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं? जैसे सोनू सूद ने बंबई से बस की व्यवस्था करी, क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई व्यवस्था की है बाहर के लोगों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए? आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सरकार थी, कब तक इन बातों को करते रहेंगे? आज 6 साल से मोदी जी की सरकार देश में है और जहां तक देश की जनता की सुरक्षा का सवाल है, उनको उनके घर तक पहुंचाने का सवाल है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं समाजवादी सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। मैं समाजवादी पार्टी उसके बदले टैक्स लेती है। हम लोग उसको किसी ना किसी रूप में, चाहे इनकम टैक्स के रूप में, चाहे अपने सामान खरीदते हैं उसके रूप में हम लोग टैक्स देते हैं। वो कोई मजदूर पर या हम पर एहसान नहीं कर रही, वो हमारा पैसा ही हमें देने का। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरे राज्यों से श्रमिकों को लाने के लिए बस या अन्य वाहन चलाए गए? हाँ यार, मैंने क्या कहा, सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार। 5 साल तक थे, इससे पहले 5 साल तक आपकी सरकार थी। तो हमने किया तो सही, हमने प्रत्येक जिले में राशन बांटने की व्यवस्था करी, सामान बांटने की व्यवस्था करी। सवाल मेरा राहुल से ही है, आपने कहा ये जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है जो क्या प्रियंका गांधी ने बसों का इंतजाम करके क्या जिम्मेदारी नहीं भाई? उन्होंने क्या अच्छा काम नहीं किया? आप बताइए। नहीं, अच्छा काम किया। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही तो विपक्ष उनकी आंखें खोलने का काम कर रहा है। अगर प्रियंका जी ने बसों का इंतजाम किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सड़कों पर चलने के दौरान वो मौत के घाट उतर गए, उन्हें 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है, तो इसे आप ठीक नहीं मानते? तो आप इसे ठीक नहीं मानते? हम लोगों ने प्रत्येक जिले में जगह जगह रास्ते में भोजन की, खाने की व्यवस्था मजदूरों के लिए करने का काम किया। अगर रामलीला ग्राउंड में 20,000 से ज़्यादा आदमी वहाँ पर रुके हुए थे, हमने वहाँ पर भी जाकर के राशन और पानी बांटने का काम किया। जी। मेरा ये कहना है, आप चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात कर लें, अगर इस समय सबसे ज़्यादा कोई मदद कर रहा है, चाहे गरीबों की, चाहे प्रवासियों की, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। हजारों की तादाद में गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश में किसी जिले में ले लीजिए, और पार्टियां सिर्फ जवाब दे रही हैं, बयान दे रही हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप गाजियाबाद की बात ही कर लीजिए, सलामत भाई हमारे साथ बैठे हैं, हर कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से जुटा हुआ है और कई परिवारों की जिम्मेदारी लेके, और मोदी और योगी जी की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से ऐसे लोगों की पूरी व्यवस्था करी है, बसें लगाई हैं। कुछ लोग बिना जानकारी के दिल्ली सरकार ने बॉर्डर पर छोड़ दिए, उस समय व्यवस्था नहीं बना पाए, कुछ देरी हुई जिस कारण लोग पैदल चलना शुरू हो गए, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और हम कह रहे हैं, राहुल भाई का जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मौत की राजनीति ना करें कि मौत के बाद 1 लाख देंगे, उससे पहले बचाने की राजनीति करें। हमेशा मौत की राजनीति करोगे आप, ये अच्छी बात है। देखिए, जब जिसका कोई व्यक्ति सड़क के दौरान, चलने के दौरान वो मौत के ओर चला जाता है तो उसके बच्चों से पूछो उसका दर्द। आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसे महसूस नहीं। राहुल जी, एक सवाल अब चाहिए, बात हो गई है मजदूरों की, उसकी लाशों पे उस पर हो रहा है सब। सवाल ये है, जो सरकार ने, देखिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, कितना अच्छा काम किया है बताइए आप? आपकी नज़र में कैसा काम है ये? मेरी नज़र में तो ऐसा ही काम है जैसे पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने का काम किया था,
कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? अगर 20 लाख करोड़ की बात करें तो बताएं अजय जी कि मजदूर के हिस्से में इसमें कितने रुपए आएंगे, एक आम आदमी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? केवल हवाई घोषणा है। मजदूर को नहीं पता कि 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। उसे पता है तो केवल इतना पता है कि उसको 1 किलो आटा चाहिए, खाने को आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, छोंकने के लिए तेल चाहिए। उसे 20 लाख करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल 20 लाख करोड़ अडानी, अंबानी और ये लोग जान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। 20 लाख करोड़ के पैकेज में लोगों को इतना लाभ होगा, हर किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, हर श्रमिक के खाते में पैसे जा रहे हैं, जनधन के जितने खाते खुलवाए थे सबके खातों में पैसे जा रहे हैं। जो पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया 15 पैसे जाता है, आज सीधा ट्रांसफर बैंक अकाउंट में हो रहा है। सबको लोन मिल रहा है। एमएसएमई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारी मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में, जो आपने पूछा क्या क्या काम किया, इतने 33 करोड़ लोगों के खाते खुले, पीछे की 70 साल में सरकारें आज तक नहीं कर पाई। हमने 10 करोड़ लोगों के लिए गैस के सिलेंडर अवेलेबल कराए और पिछले 6 साल में अपने पूरे भारतवर्ष का जो गर्व है, गौरव है, पूरे विश्व में बहुत बहुत बड़ा है। चाहे WHO हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, आज हर आदमी मोदी जी की तारीफ करता है, कहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा। और एक बात, गरीबों के साथ साथ गरीबों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया आज तक कोई सरकार नहीं। इस समय लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे की सख्त ज़रूरत है। ये जो घोषणाएं हो रही है सिर्फ घोषणाएं, बैंक से EMI कट रही है, सारे जगह बिजली के बिल आ रहे हैं, स्कूल वाले फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आखिर कैसी राहत? गरीब लोगों के लिए 20 किलो चावल, 10 किलो आटा, दाल भी मिल रही है, हर महीने हम लोग दे रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। उसके बाद बैंकों में किसानों के पैसा खाता जा रहा है, जो जनधन अकाउंट में उसमें पैसा जा रहा है। उसके बावजूद जो लोग फैक्ट्रियों वाले हैं, MSME वाले हैं, उनको 10 लाख 20 लाख लोन बिना किसी गारंटी के, सिक्योरिटी के दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना व्यवसाय चला पाएं और गरीबों को रोजगार दे पाएं, तनख्वाह। ये तो लोन हुआ ना, उधारी हुई, राहत कहाँ हुई? नहीं, इसमें कई तरह की राहत दी है। उन्होंने ये कहा है, जैसे बिजली वाले कह रहे हैं फिक्स चार्ज अभी नहीं लेंगे, हम बाद में लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों पे EMI ड्यू है 6 महीने तक उसे एक्सटेंड कर देंगे तत्काल। नहीं, जो देने में सक्षम है वो लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि 6 महीने तक आप EMI नहीं देंगे तो कोई मांगेगा नहीं आप। तो ये सहूलियत और सुविधा है। आप जनता को धोखा देने का काम ना करें। अगर 6 महीने उसकी EMI एक्सटेंड करी गई है तो आप ये भी बताइए उस 6 महीने का ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। आप गलत बात ना करें। क्या राहत मिल रही है? कोई राहत नहीं है। अभी जैसे आपने फीस का जिक्र करा, बहुत अच्छा मुद्दा है। गाजियाबाद में बहुत लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ अजय जी से, ज़्यादातर स्कूल इन्हीं की पार्टी के सांसद, इन्हीं की पार्टी के विधायक और इन्हीं की पार्टी के राज्य सरकार में मंत्रियों के हैं। आप बताइए, आज स्कूल बंद पड़े हैं तो जब कोई चीज़ बंद होती है तो उसमें कुछ खर्चों की कमी आती होगी या नहीं आती होगी? आज अगर आपने ऑफिस खोला हुआ है तो स्टाफ भी आ रहा है, बिजली भी है, AC भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, टीचर्स आएंगे, आने जाने का खर्चा भी होगा। अगर स्कूल बंद है तो मैं समझता हूँ केवल सैलरी बांटी जाएगी और किसी भी स्कूल में जो टोटल स्कूल की फीस के माध्यम से फंडिंग होती है उसका 25% होता है जो सैलरी बांटी जाती है। मगर ये लोग स्कूल के फीस के नाम पर फीस पूरी की पूरी मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद, राज्यसभा सांसद हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे इनके विधायक हो, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? ये क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया है क्या? मुझे बताइए। खाली जवानी जमा खर्च करते रहिए। हमारा तो इतना कहना है राहुल भाई, हमारे सरकार ने, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है, योगी जी ने कहा कि नई फीस बढ़ी हुई नहीं लेंगे, पुरानी फीस लेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज कोई नहीं लेगा और सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल लेगा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा है, हमारे विधायकों ने कहा है कि संभव हो तो फीस माफ करिए। अभी निर्णय पेंडिंग है, हो सकता है फीस माफ करी जाए और हम भी आपके पक्ष में हैं, फीस माफ होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूं जो स्कूलों के माध्यम, मैं आपके साथ हूं, फीस माफ हो उसका आप बताइए। खाली इनके साथ रहने से थोड़ी काम चलेगा। सुनिए, काम चलेगा। इनकी सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी के गाजियाबाद में बहुत सारे स्कूल हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। इनके राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के भी बहुत सारे स्कूल हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। केवल जनता को दिखाने के लिए आपकी भाषा कुछ और होती है और करने के लिए कुछ और होती है। अगर आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर स्कूलों की फीस माफ हो सकती है, मगर आप इस मुद्दे पर जनता के साथ नहीं है। ये मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 1 जून को इसकी पर सुनवाई होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था गल करने को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम लोग फीस के मुद्दे पर बीच में आएंगे तो वो सैलरी के मुद्दे पर टीचर्स आ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सैलरी के नाम पर फीस लेनी है तो आप
आप ले लीजिए। 25% स्कूल की फीस जो है सैलरी में बढ़ती है, आप 25% फीस कर दीजिए। जहाँ तक अजय जी ने कहा कि पिछले बार से कम फीस ली जा रही है, मैं इनको मैसेज दिखा देता हूँ, जितना पिछले महीने फीस दी है आपने बिटिया की, उस इस महीने भी उतनी आपने अपनी बात रख ली। केवल ट्रांसपोर्ट फीस को माफ कर देने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। आपने अपनी बात रख ली। केंद्र की मोदी सरकार का आज 6 साल पूरा हो गया, 5 साल पहले चरण उसमें और 1 साल इस, क्या उपलब्धि है? चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे चाहे पहले के उसमें इस 6 साल की बात करें ना, इस बार 6 साल की बात एक करें, साल में दूसरे 1 साल में धारा 370 आतंकवाद को लगभग कश्मीर से समाप्त कर दिया। इतना बड़ा निर्णय जो कहते थे हमारे सपा कांग्रेस वाले कि ज़िंदगी में कोई दूर नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, और ऐसे परिवारों को जो वहाँ से माइग्रेट हुए थे 90s में, उनको दोबारा बसाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम गरीबों पे काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं कि गरीबों को हम आवास, लगभग 4 से 5 करोड़ आवास बना के हर व्यक्ति को आवास दिला पाए। हर व्यक्ति को ट्रिपल तलाक हमने मुस्लिम लोगों के लिए किया, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी। ऐसे मोदी जी ने काम किए। एक साल में, मोदी सरकार के 1 साल में कोई उपलब्धि आप देख रहे हैं? मेरी नज़र में तो कोई उपलब्धि 1 साल में क्या, पूरे पिछले 6 साल में नज़र नहीं आई। केवल ये सरकार हिंदू मुसलमान करके देश में माहौल ख़राब करना चाहती है। जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, अभी आपने कहा, इन्होंने अभी एक सवाल आया था कि क्वार्टरिंग सेंटर हैं, उसमें मोबाइल पर आपने बैन लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर मोबाइल पे क्यों बैन लगा? एक तरफ नहीं, एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूँ, टाइम हो रहा है, खत्म कर दिया। आपने ऐसा तुगलकी फरमान जारी क्यों किया? केवल इसलिए कि वहाँ पर जो सेंटर की आपकी कुछ खामियां हैं वो निकल के बाहर ना आ जाए। चलिए, अब मैं अपने प्रधान संपादक सलामत मियां जी से कहूँगा आज के डिबेट पर अपनी राय देकर। नहीं, देखिए, हर आदमी को अपनी सियासत करने का पूरा अधिकार है। जाहिर है कि अजय जी की कुछ मजबूरियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ, वो उनकी लिमिटेशंस भी हैं। और राहुल चौधरी का, क्योंकि हम विपक्ष में हैं राहुल चौधरी, तो इनकी जिम्मेदारी भी है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी आंखें खोलना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं कहीं ये लगा अभी डिबेट में सुनने के बाद कि आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। चैनल पे बैठ के राहुल चौधरी ने भी बहुत चीज़ें गिनवाई हैं, लेकिन कहीं ज़मीनी तौर पर शायद इन लोगों ने काम नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि सियासत है, लेकिन जो ज़रूरी है सियासत भी होना चाहिए, और विपक्ष और सत्ता पक्ष का यही काम है एक दूसरे की जो है आंखें खोलते रहें। जी हाँ, सियासत है और सियासत जारी रखना चाहिए। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।